हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्प। मैं हूं राधिका सिंह और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आपका सीटेट एग्जाम आने वाला है। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। डेली हम 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस और आपको खुद का जो एनालाइजेशन है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक। और इन 90 क्वेश्चंस को हम डेली कवर करने वाले हैं। इनमें हम सीडीपी और इंग्लिश और आपका ईवीएस, इन 3 सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। ईच सब्जेक्ट के हम 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे डेली, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होगा और आप देखिएगा एग्जाम में आपको जरूर इसमें से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। विकास एक रेखीय प्रक्रिया है जो सभी बच्चों में एक समान गति से होती है, ये है आपका कथन। अब इसका जो कारण दिया हुआ है वो है विकास पूरी तरह से अनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। देखिए, स्पीड थोड़ी ज्यादा रखेंगे और एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम रखेंगे ताकि आप सिर्फ ये देखिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप चाहें तो एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हैं या पॉज कीजिए वीडियो को और उसका आंसर आप लिखते जाइए। फिर आप चेकआउट कीजिए कि आपके जो या तो 90 मार्क्स में से कितने बन रहे हैं या आपके हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ 30 कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ओके, तो अब देखिए इसके ऑप्शंस देखिए, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर और ए की सही व्याख्या करता है। देखिए पहले इसको समझिए। विकास एक रेखीय प्रक्रिया है जो सभी बच्चों में एक समान गति से होती है। यह यहाँ पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि विकास एक समान गति से नहीं होता है। हर बच्चे में विकास की जो गति होती है वो अलग होती है, ठीक है। कोई बच्चा आप देखिए जल्दी चलने लगता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट चलता है ना। विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि आनुवंशिकता द्वारा पूरी तरह से निर्धारित विकास नहीं होता है। इसमें हेरिडिटी की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, और एनवायरनमेंट की भी। तो सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता को हम यहाँ पर नहीं पूरी तरह से सही मान सकते या उसको पूरा निर्धारक नहीं मान सकते, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। तो अब देखिए ऑप्शन को देखिए, ए और आर दोनों सही है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है यानी कि ये आपका गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है यानी कि ये भी आपका गलत हो गया ऑप्शन। सी देखिए, ए सही है आर गलत है, जी नहीं। ए और आर हमारे दोनों ही गलत हैं, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। जीन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने के लिए अपने स्कीमा में बदलाव करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? या क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण, समायोजन, संरक्षण और जीवात। देखिए इस प्रक्रिया को हम कहेंगे समायोजन। समायोजन की प्रक्रिया में बच्चा कोई नई इंफॉर्मेशन को अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में जोड़ता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे समायोजन। और उसको देखिए, जब बच्चा क्या करेगा, अपनी नई इंफॉर्मेशन को अपनी पुराने स्कीमा में फिट करने की कोशिश करेगा, तो उसको अपने स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको उसे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। और उस मॉडिफाई करने की प्रक्रिया को या बदलाव करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र रूप से होता है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सह-निर्मित होता है। बच्चे केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखते हैं। आंसर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है जो लेव वाइगोत्स्की ने जो उनकी थ्योरी है उसमें बात करते हैं, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो मानचित्र पढ़ने, ग्राफिक्स समझने, चित्र बनाने में बहुत निपुण है, उसमें कौन सी बुद्धि की प्रधानता होगी? देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। एक तो मानचित्र पढ़ना, ग्राफिक्स को समझना, चित्र बनाना। इसके लिए आपको क्या होगा, जो आपको ये सभी एक्टिविटीज हैं वो किसकी, स्पेस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई हैं, यानी कि सी स्पेशियल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी। फिफ्थ देखिए, एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों से पूछती है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न बच्चों में किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देता है? देखिए, जो टीचर है वो जो क्वेश्चन कर रही है कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक गायब हो जाए तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके से बच्चे थॉट क्रिएट कर सकते हैं।
तो जब कई तरीके से बच्चे सोचते हैं किसी एक सॉल्यूशन के बारे में, तो उसको आप कहेंगे अपसारी चिंतन, ठीक है? यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। बी आपका करेक्ट आंसर है। 6th देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आकलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, आकलन यानी असेसमेंट का जो स्वरूप कहेंगे हम या उद्देश्य कहेंगे, वो सिर्फ मार्क्स देना तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्राइमरी लेवल पर जो असेसमेंट करते हैं, उसका जो उद्देश्य है, वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मेटिव और होलिस्टिक असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है? बी आपका करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल विकलांग बच्चों का प्रवेश नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये भी है, यानी कि सभी बच्चों को उनकी भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में समान अवसर मिले, बिल्कुल सही। केवल होशियार बच्चों पर नहीं, अति आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से स्कूल भेजा जाए, नहीं। शिक्षक केवल मानक भाषा का प्रयोग करे, नहीं। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सभी बच्चों को एक समान तरीके से देखना, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों, ठीक है? उन्हें सभी को समान अवसर हम देंगे। ए आपका करेक्ट आंसर है। 8th देखिए, एक 6 साल की बच्ची मानती है कि निर्जीव चीजें जैसे बादल, सूरज भी इंसानों की तरह सोच और महसूस कर सकते हैं, ठीक है? पियाजे के अनुसार इसे क्या कहेंगे? देखिए, जब बच्चा क्या है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानता है और सोचता है कि उनमें फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, तो इसे एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिज्म, एनिमिज्म यानी कि जीववाद, बी। इसके अंतर क्या करता है बच्चा, जो उसके पास जो उसकी चीजें होती हैं, उनसे वो बात करता है, उन्हें वो अपना समझता है और उन समझता है कि वो उनमें भी जीवन है। 9th क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध का की अवस्था की क्या विशेषता है? देखिए, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में व्यक्ति क्या समझता है कि लॉस और रूल्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक है? इसलिए हमारा ऑप्शन बी देखिए, ये समझना कि नियम समाज के भले के लिए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें बदला जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति क्या समझता है, जो लॉस यानी कि नियम और कानून बने हुए हैं, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बने हुए हैं, ठीक है? तो आपका बी आंसर है। 10th क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर केवल नॉलेज देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है? उसको बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स करना ही पड़ेगा। तो शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत तो नहीं होगा। शिक्षा का माहौल अत्यंत अनुशासित ये भी नहीं। बच्चे अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं और पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है। जी नहीं, हम एक्टिविटीज पे बात करेंगे, बच्चों को एक्टिव करेंगे और यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है उससे है। इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम जो टीचिंग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कथन है आपका, लड़कों को घर के कामों में मदद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों का काम है। तो ये यहाँ पर आपको खुद ही गलत लगने लगा। कार्य का विभाजन जैविक लिंग पर आधारित होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत है। आप लिंग के आधार पर किसी भी कार्य का विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये जेंडर बायसनेस वाले क्वेश्चन से आपका लिया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं? जी नहीं, हमारे दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होगी? उत्कृष्ट सामाजिक और संचार कौशल नहीं, जिसको ऑटिज्म होता है वो उसे लोगों से इंटरेक्शन करने में हमेशा कठिनाई आएगी। सामाजिक अंतःक्रिया और संचार में गंभीर कठिनाई, जी हाँ, उसे दूसरों के साथ या नए लोगों के साथ बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में हमेशा ही दिक्कत होती है। बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाता है, नहीं। गणित में असाधारण क्षमता, जी नहीं। यानी बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए,
सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल घोषित करना। ये नहीं, बच्चों को हम लेवल वैसे भी नहीं दे सकते। बच्चों की कमियों की पहचान कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। जी हाँ। बच्चों को एक दूसरे से तुलना करना, कंपेयर करना नहीं। वर्ष के सिर्फ अंत में ग्रेड देना नहीं। ये भी आपका गलत आंसर है, यानी राइट आंसर आपका बी। वाइगोत्स्की के अनुसार स्काई फोल्डिंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? देखिए, स्काई फोल्डिंग क्या होती है, इसमें क्या करता है, जो बच्चे को आपको एक टेम्पररी सपोर्ट देना होता है, यानी कुछ चीजें बच्चा खुद से जानता है और आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो वो जहां तक पहुंचना चाहता है वहां पहुंच के आपके सपोर्ट से अपने जो प्रॉब्लम है या जो भी सीखना चाह रहा है वो लर्निंग को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसलिए स्काई फोल्डिंग एक तरीके से टेम्पररी सपोर्ट है। ठीक, तो बच्चे को उत्तर रटा देना नहीं। जब बच्चा किसी समस्या में अटके तो उसे संकेत या हिंट दे देना या आधा हल किया हुआ उदाहरण दे देना। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है। बच्चे को दंड देना, बच्चे को बिना किसी मदद के अकेले काम करना नहीं। बच्चे को हम यहाँ पे थोड़ी सी मदद देंगे जिससे वो बाकी का काम खुद ही कर ले। डिस्ग्राफिया का मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करता है? देखिए, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से जो ग्राफ, देखिए यहाँ पे अब ग्राफ से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये लिखने से या राइटिंग संबंधी परेशानी होती है ऐसे बच्चों को। ठीक है, यानी धारा प्रवाह पढ़ना नहीं, गणितीय गणनाएं करना नहीं, सुसंगत रूप से लिखना, यानी एक अच्छी हैंडराइटिंग होना उसका नहीं होगा उसके पास। ठीक है, यानी सी आप करेक्ट आंसर है। दूसरों की बातें सुनना नहीं। जैसे डिस्ग्राफिया है वो क्या करेगा, वो अच्छी या सुंदर राइटिंग नहीं लिख सकता। कक्षा में विविधता, डाइवर्सिटी को एक शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, क्लासरूम में जब डाइवर्सिटी होती है तो उसको प्रॉब्लम नहीं बल्कि उसे एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, यानी कि ठीक है, उसको एक प्रॉब्लम नहीं, क्या देखेंगे हम, रिसोर्स। यानी अलग अलग बैकग्राउंड्स के अलग अलग लैंग्वेज एक्सपीरियंस, है ना, ये सब बच्चे हमारे क्लासरूम में आएंगे तो लर्निंग को और रिच बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए टीचर को क्या होना चाहिए, डाइवर्सिटी यूज करनी चाहिए। ठीक, तो एक समस्या और बाधा के रूप में देखना है, प्रॉब्लम नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में, यानी एक रिसोर्स के रूप में देख सकते हैं आप। कक्षा में अनुशासनहीनता के कारण के रूप में नहीं, नजरअंदाज करने योग्य चीज के रूप में नहीं। बी आपका करेक्ट आंसर है। एक बच्चा जो बार बार असफल हो रहा है वह ये सोचने लगता है कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकता और उसने प्रयास करना छोड़ दिया है, इसे क्या कहेंगे? सीखी हुई लाचारी, संज्ञानात्मक विकास, आंतरिक अभिप्रेरणा या स्वयं नियमन। देखिए, जब कोई बच्चा लगातार क्या फील कर रहा है, असफल हो रहा है, यानी उसे लगातार फेलर का एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे ये मानने लगता है कि वो कभी भी सफल नहीं होगा चाहे वो कुछ भी कर ले। तो इसलिए वो क्या करेगा, प्रयास करना ही छोड़ देगा। इसे हम लर्नड हेल्पलेसनेस यानी कि सीखी हुई लाचारी कहते हैं। यानी अब वो सीखने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। ए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं, बिना बोझ के सीखना, परीक्षा उन्मुख शिक्षा, यानी कि सिर्फ परीक्षा पर ध्यान देना नहीं, रटने पर ध्यान देना नहीं, बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये आपका करेक्ट आंसर है। 19 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। अधिगम को सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सुगम बनाया जा सकता है? देखिए, आप अगर लर्निंग प्रोसेस को सुगम बनाना चाहते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, या उसे मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो पुरस्कार और दंड के सख्त उपयोग से, यानी उसे आप दंड देकर नहीं, नई जानकारी बच्चे के पूर्व ज्ञान और वास्तविक जीवन से जोड़कर। हाँ, जब हम एक नई जानकारी बच्चे को देंगे और उसे उसके पहले की नॉलेज में ऐड करेंगे या उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन बिठाएंगे और उसका जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी सीखेगा, यानी अधिगम की जो आपकी प्रोसेस है वो सबसे प्रभावी ढंग से होगी। नेक्स्ट देखिए, आंसर दीजिए इसका। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण दीजिए। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ना, माता पिता से साइकिल पाने के लिए पढ़ना। ये देखिए, ये क्या है, आंतरिक नहीं, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। ये अच्छे ग्रेड लाना भी बाहरी अभिप्रेरणा है।
किसी विषय में गहरी रुचि और उत्सुकता के कारण पढ़ना, यानी कि उससे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, उसे किसी चीज का लालच नहीं है और वो खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, खुद उसे रुचि है, तो ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए होमवर्क करना, ये भी नहीं। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक प्राथमिक शिक्षिका बच्चों को समूह में काम करने के लिए अवसर देती है, ये किस अधिगम का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? देखिए, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय सिद्धांत, या फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद। देखिए, जब बच्चा क्या करेगा, ग्रुप वर्क में काम करेगा, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है, यानी डिस्कस करता है और एक दूसरे से सीखता है। ये वाइगोत्स्की के सोशल इंटरेक्शन या सोशल कल्चरल थ्योरी से कनेक्टेड होगा। किससे? वाइगोत्स्की की जो सामाजिक अधिगम या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उससे रिलेट करेगा। 22, संवेगात्मक विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, इमोशनल और कॉग्निशन को पूरी तरह से अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ठीक है? यानी संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक मिनट, संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, है ना? और ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है? संवेगों का सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी नहीं, संवेगों का भी सीखने पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना संज्ञान का। तनाव और चिंता बच्चे के सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जी नहीं, ये सीखने की क्षमता को कम करेंगे। संवेग और संज्ञान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 23rd क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? देखिए, पियाजे ने जो स्टेजेस की बात की है, उनमें कंजर्वेशन के जो कॉन्सेप्ट, वो कब आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। मूर्त, ये आपका सी आपका करेक्ट आंसर। देखिए, संवेदीगामक ये क्या है? एक सेंसरी स्टेज है ना? प्री ऑपरेशनल, ये भी नहीं आंसर आपका। सी आपका करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में इनमें से क्या सही है? केवल अनुवांशिकता विकास तय करती है? जी नहीं। केवल पर्यावरण? नहीं। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। जी हाँ, आपके विकास में जितना योगदान अनुवांशिकता है, उतना ही पर्यावरण का भी है। सी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। 25th देखिए, एक दृष्टिबाधित छात्र के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे कम उपयोगी होगी? ब्रेल किताब है? जी हाँ, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही आती है। ऑडियो क्लिप्स, इनसे भी बच्चा सीख सकता है क्योंकि वो सुन सकता है, उसे देखने में कठिनाई है। स्पर्शनीय ग्लोब, यानी जिसे आप छू कर महसूस कर सकते हैं, टेक्टाइल मटेरियल जिसको आप बोलेंगे, ये भी सही। ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए नोट्स, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर आप जो भी लिखेंगे, वो बच्चा जिसे दृष्टि बाधित परेशानी है, उसके लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? उनके उच्च बुद्धि लब्धि आईक्यू स्कोर से, उनकी एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान सोचने की क्षमता से, उनके चुपचाप रहने की आदत से और उनके दूसरों की नकल करने की क्षमता से। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हाई आईक्यू तो नहीं हो सकता, है ना? यानी एक क्रिएटिव चाइल्ड जो है, एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के साथ देख सकता है। उसके कई पॉसिबल जो सॉल्यूशंस होंगे, उनको देख सकता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्यय किसने दिया था? देखिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसके बारे में जो बात करते हैं, वो है आपके लेव वाइगोत्स्की। ठीक, सी आपका करेक्ट आंसर है।
एनईपी के अनुसार बुनियादी स्तर में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? देखिए, फाउंडेशनल स्टेज में छोटे बच्चों के लिए क्या है, लर्निंग को एंगेजिंग और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बनाया जाता है, इसलिए प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है, पाठ है पुस्तक पर आधारित शिक्षा, यानी कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात की गई है ना? खेल और गतिविधि पर आधारित शिक्षा, बिल्कुल सही। रटना यानी रटंत विद्या परीक्षा पर, सिर्फ परीक्षा देने के लिए नहीं, बी आपका करेक्ट आंसर है। 29 देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रह को कैसे कम कर सकता है? लड़कों को गणित और लड़कियों को चित्रकला देकर। जी नहीं, इसमें तो साफ साफ आपको जेंडर वाइजनेस दिखाई दे रही है। लड़कों और लड़कियों को दोनों को पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाकर। जी हाँ, गैर पारंपरिक भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि कई समय से जो पारंपरिक भूमिकाएं की क्या बनाया गया है कि लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी, यानी कि रसोई का काम करेंगी, खाना बनाना या साफ सफाई का काम करेंगी, और लड़के बाहर का काम करेंगे। तो एक टीचर होकर आप क्या कर सकते हैं, इनके जो पारंपरिक रोल्स जो पहले से क्रिएट कर दिए गए हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें रोल दे सकते हैं कि आप जो लड़के हैं वो घर के कामों में मदद करें, और लड़कियां जो हैं अच्छा पढ़ना, या आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां पढ़ने में कमजोर होती हैं और या गणित में कमजोर होती हैं, तो आप ये एक एग्जाम्पल भी बच्चों को दे सकते हैं, या उनसे ऐसे नॉन ट्रेडिशनल रोल्स करवा सकते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लड़के और लड़कियों को, जैसे ये ऊपर वाला ऑप्शन आपका दिया गया है कि लड़कों को गणित और लड़कियों को चित्रकला, ऐसा नहीं है, यानी कि आप लड़कों को चित्रकला और लड़कियों को गणित ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका सीडीपी का, जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करते समय अपनी सोच को खुद ही बोल बोल कर निर्देशित करता है तो वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई बच्चा अ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय खुद से बात करता है, यानी कि अपनी थिंकिंग को वो क्या कर रहा है, एक्शंस दे रहा है और गाइड कर रहा है खुद को बोल बोल कर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषण कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करने में आसानी फील करेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं या कितने आपके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ईवीएस के, उसके लिए आप रेडी हो जाइए 2-1 मिनट में, और नेक्स्ट सेकंड में हम इनको करते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं ईवीएस के। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, एक बच्चा भारत के नक्शे पर दिल्ली से भोपाल और फिर भोपाल से रांची की यात्रा करता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? देखिए, पहले आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए इंडियन मैप की, जिससे आप ये डिसाइड कर पाए कि मतलब कम से कम स्टेट्स का तो आपको पता ही होना चाहिए कि इनकी पोजीशन क्या है। और अगर आप ऐसे देखिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। तो जब आप इंडियन मैप देखेंगे तो बच्चा क्या कर रहा है, दिल्ली से भोपाल आ रहा है, यानी कि दिल्ली यहाँ से वो सीधे किस तरफ आएगा, मध्य प्रदेश में भोपाल की तरफ। तो वो कहाँ जा रहा है, सबसे पहले साउथ की तरफ बढ़ रहा है, पहले वो कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ। फिर वो क्या कर रहा है, रांची, दिल्ली से भोपाल जा रहा है, यानी पहले वो कहाँ है, मध्य प्रदेश की तरफ, यानी दिल्ली नॉर्थ में, और नॉर्थ से वो किधर आ रहा है, सीधे साउथ की तरफ बढ़ेगा उसका फेस, है ना। फिर भोपाल से रांची की तरफ यानी झारखंड की तरफ, और झारखंड आपका किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ, यानी फिर वो कहाँ जाएगा, पूर्व की तरफ। यानी पहले वो कहाँ जा रहा है, साउथ यानी दक्षिण, और फिर पश्चिम नहीं, फिर जा रहा है वो पूर्व। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के बारे में तकनीकी शब्दावली याद करवाना नहीं, बच्चे को कक्षा के अनुभव को स्कूल के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। बिल्कुल सही। बच्चों को अलग अगले स्तर के विज्ञान के लिए तैयार करना नहीं, बच्चों को पर्यावरण विशेषज्ञ बनाना नहीं,
हम बच्चे के जो अनुभव हैं उसको बाहर की दुनिया के साथ में जोड़ना उसको सिखाएंगे। एक एक्सप्रेस ट्रेन ने दिल्ली 15 सितंबर इतने बजे चलती है और 17 सितंबर 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। देखिए जो ट्रेन का जो टाइम होता है वो यहाँ 24 के फॉर्मेट में होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि यात्रा में उसे जो कुल समय लगा है वो कितना लगा है। देखिए इसको अब कैलकुलेशन करेंगे आप। जैसे ट्रेन क्या है 15 सितंबर को, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर 12 में ऐड करेंगे, इसको 12 के फॉर्मेट में निकालेंगे तो ये भी कितने बजे चल रही है 5:30 पर। ठीक है 12 और 5 17, यानी ये कितने बजे 5:30 बजे ये चलती है। फिर 16 सितंबर को कितने घंटे हो गए इसको 24 घंटे। और अगर फिर 17 को आप कितने बजे पहुंच रही है सुबह 5:30 बजे, यहाँ पर शाम है यानी 17 की शाम को आपको 24 घंटे पूरे हो गए हैं और यहाँ पर वो सुबह 5:30 बजे पहुंची है, यानी कि आपको यहाँ पे कितने और घंटे जोड़ने हैं 12 और घंटे, यानी 24 घंटे और 12 घंटे आपका टोटल जो टाइम हुआ वो क्या हुआ ऑप्शन ए 36 आवर। ठीक है इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आएगा ए 36। नेक्स्ट ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां कहानियां कविताएं शामिल की जाती हैं। ये आपका कथन और कारण से है। ठीक है जी बिल्कुल उसमें पहेलियां भी हैं कहानियां भी हैं कविताएं भी हैं। ये चीजें बच्चों में कल्पनाशीलता सृजनात्मकता और विषय के प्रति रुचि जगाने में मदद करती है। बिल्कुल सही यानी कि दोनों ही आपके सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। जी बिल्कुल ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, गलत। ए सही आर गलत, गलत दोनों गलत गलत, आपका आंसर है ए। ठीक है नेक्स्ट देखिए पोचमपल्ली साड़ियों पर की जाने वाली एक विशेष प्रकार की बुनाई है। ये कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो पोचमपल्ली की आपकी जो साड़ियों पर की जाती है बुनाई वो कहाँ की है, वो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने में आंवला गुड़ हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है, तो यह मरीज किस बीमारी से पीड़ित है। देखिए अगर आपने ईवीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी हैं तो भी आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। ये आपकी उसी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से ली गई हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेंगे। तो देखिए क्या है आपको कि आंवला गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादातर इन सब में क्या पाया जाता है आयरन। तो आयरन डेफिशिएंसी जो इसमें हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे एनीमिया, यानी एनीमिया की अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उसको आयरन खाने की सलाह दी जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर। ईवीएस में आकलन के लिए अवलोकन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, अवलोकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए अवलोकन का अच्छा तरीका क्या है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चे के नेचुरल जो बिहेवियर है और जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है उसको समझना। केवल साल के अंत में बच्चों को देखना नहीं, हम पूरी साल बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों को बिना बताए खेल गतिविधि चर्चाओं के दौरान नियमित रूप से उनका अवलोकन करना और नोट्स बनाना। जी हाँ ये आपका सही हो सकता है। और ऑप्शन देखिए आगे के, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से बच्चों को देखना नहीं, बच्चों को बताना कि उनका अवलोकन किया जा रहा है ताकि वो अच्छा व्यवहार करें, नहीं। बी आपका करेक्ट आंसर है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। देखिए ये जो लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है इस 6 बिंदु यानी कि अगर कोई भी वर्ड लिखा होगा आपका तो वो 6 बिंदुओं से मिलकर ही बना होगा। सॉरी मैं यहाँ पर वर्ड बोल रही हूँ, आपका कोई अल्फाबेट हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर वह रहता है? देखिए, इस क्वेश्चन में एनिमल बिहेवियर पूछा गया है। स्लॉथ, ये अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ट्रीज पर या पेड़ों पर बिता देता है और उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा सोने वाला 17 घंटे, और उसी पेड़ की पत्तियों को ये खाकर अपना जीवन निकाल देता है। कक्षा 5 के छात्रों को जानवरों के शिकार और संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ना, जी नहीं। समाचार पत्रों की क्लिपिंग और वास्तविक कहानियों पर चर्चा करना, ये हो सकता है। ब्लैक बोर्ड पर जानकारियों जानवरों की सूची बनाना, नहीं। एक लंबा भाषण देना, नहीं। देखिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस केवल लेक्चर से तो नहीं हो सकती, है ना। तो अगर बच्चों को आप रियल लाइफ के जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं और जो उनकी रियल कहानियां हैं उन पर अगर आप चर्चा करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर। रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये राजस्थान में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इसके तने में पानी जमा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बड़े पत्ते होते हैं। देखिए, राइस जो रेगिस्तानी ओक है, वो एक ऐसा पौधा है जो बहुत ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है ना। तो इसकी एक प्रमुखता क्या है कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं और जब तक उन्हें जमीन में पानी ना मिल जाए वहां तक वो जाती हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में जिस डेजर्ट ओक की बात हो रही है वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, यानी जो चैप्टर दिया गया है ना, जिससे लिया गया है, वो वहां पे ऑस्ट्रेलियन जो ओक है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो रेगिस्तानी यानी राजस्थान में नहीं पाया जाता। ईवीएस की कक्षा में क्रियाकलाप आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का क्या लाभ है? इससे बच्चों का ध्यान भटकता है, जी नहीं। एक्टिविटी करने से बच्चों का ध्यान नहीं भटकता है। इससे बच्चे अपने हाथों से काम करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, जो ज्ञान का निर्माण है, जो कंस्ट्रक्ट करेंगे ज्ञान को, ठीक है। समय की बर्बादी है, नहीं। इससे कक्षा में अनुशासनहीनता फैलती है, जी नहीं। तो आपका आंसर है बी, इससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में की जाती है? झूम कल्टीवेशन किस हिस्से में भारत में किया जाएगा? देखिए, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में ये कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती है। नॉर्थ ईस्ट के में, यानी कि नॉर्थ यानी उत्तर, पूर्व यानी कि ईस्ट, जैसे मिजोरम और मेघालय। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के सिलेबस को 6 थीमों में बांटा गया है। पौधे और जानवर किस थीम के अंतर्गत उप थीम है? देखिए, एनसीएफ 2005 की ईवीएस का जो फ्रेमवर्क दिया गया है उसमें बच्चों के आसपास की दुनिया को इंटरकनेक्टेड थीम्स के माध्यम से समझाया गया है ना। तो अरे, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। तो जो प्लांट्स और एनिमल है उसको कहाँ ऐड किया गया है? उसको फैमिली और फ्रेंड्स में रखा गया है। अब फूड, शेल्टर और वाटर ये भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्लांट्स और एनिमल के बारे में बात की गई है वो फैमिली और फ्रेंड्स की ही सब थीम है, ठीक है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ये क्वेश्चंस कई बार सीटेट में पूछा गया है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका बच्चों को उनके पुराने कपड़ों, बोतलों और डिब्बों से कुछ नया बनाने के लिए कहती है। ये किस गतिविधि
पर्यावरण सिद्धांत को बढ़ावा देती है। रिड्यूस कम करना, रीयूज और रिसाइकल करना, रिफ्यूज केवल कला। देखिए, जब यहाँ पे पुराने कपड़े, बोतल पुरानी और उनसे कुछ नया बनाने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब उनका रीयूज किया जा रहा है और उनको रिसाइकल किया जा रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर है। हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, हाथियों के झुंड में सामान्यतः क्या होता है? एडल्ट फीमेल्स और यंग एलिफेंट्स का समूह होता है, यानी कि जो माताएं होंगी और उनके कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, इस ग्रुप के नेतृत्व का अवसर सबसे एक्सपीरियंस्ड ओल्डर फीमेल को दिया जाएगा, यानी कि जो सबसे एज होगी उसको उनका जो क्या दिया जाएगा, जो उनकी देखभाल है या उसके लिए उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा। तो देखिए, झुंड में केवल नर मादा दोनों वयस्क हाथी नहीं होते हैं, उसके झुंड में मादा जो होगी वो वयस्क होगी और उनके बच्चे होंगे। झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग नर हाथी करता है, नहीं, फीमेल करती है। झुंड में केवल मादाएं, बच्चे और सबसे बुजुर्ग मादा झुंड की नेता होती है। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। नर हाथी जीवन भर झुंड में रहता है, नहीं, क्योंकि मेल एलिफेंट बड़े होने के बाद अपना बैचलर ग्रुप्स में चले जाते हैं। एक छात्र कहता है, मेरे राज्य में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, और बहुत गर्मी पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? यानी कि आप सोचिए, किस राज्य में बहुत ज्यादा गर्मी होगी? लद्दाख, इसमें तो नहीं हो सकती। केरल और असम, इसमें भी नहीं हो सकती। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, और बारिश भी बहुत कम होती है, क्योंकि असम और केरल में बारिश कम नहीं होती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे कम उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर आप ईवीएस पढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, ईवीएस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को अपने आसपास के एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखने की अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे फील्ड ट्रिप हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया और प्रोजेक्ट वर्क हो गया, उसमें क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, एक्टिव लर्निंग करेंगे। ठीक है, चौक और टॉक केवल व्याख्यान विधि, ये उनके लिए इतनी ज्यादा सहायक नहीं होगी। किसी पक्षी की आंखें इंसानों की तरह उसके सिर के सामने होती हैं। सॉरी, किस पक्षी की आंखें? तो आपका आंसर है बी, इंसानों की तरह उसके सिर के सामने होती हैं। पर्यावरण अध्ययन में समुदाय को एक महत्वपूर्ण शिक्षण संसाधन माना जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे अपने आसपास के लोगों से और वास्तविक परिस्थितियां और सिचुएशन से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है, नहीं। ये वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, हाँ। इससे स्कूल का पैसा बचता है, नहीं। समुदाय के लोग हमेशा स्कूल में आना पसंद करते हैं, नहीं। ये एक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से पांडुचेरी की ओर सीधी रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा किस तट के समानांतर चलेगी? देखिए, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक। पांडुचेरी कहाँ है? इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट यानी बे ऑफ बंगाल के किनारे पर है। इसलिए कोलकाता से पांडुचेरी की डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे एक लाइन के उससे, तो ये एक ब्रॉडली चलेगी, है ना। अरेबियन सी वेस्ट कोस्ट पर है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। इंडियन ओशियन और गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी और हिंद महासागर, ये दोनों भी सही आंसर नहीं है। तो ये दोनों बी, बे ऑफ बंगाल। घटपर्णी पौधा जो कीड़ों और मेंढकों और चूहों को फंसाकर खा जाता है, भारत में ये कहाँ पाया जाता है? आंसर है बी, मेघालय। ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है, ठीक है।
प्राथमिक कक्षा में ईवीएस के आकलन में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चे के वर्क और लर्निंग एविडेंस को समय के साथ में कलेक्ट करना। ठीक है, आप टाइम टू टाइम एक डाटा तैयार कर रहे हैं जिसमें बच्चे की हर एक्टिविटी, हर क्रिएटिविटी को नोट करते जा रहे हैं समय-समय के साथ में, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे जो टीचर है वो बच्चे की प्रोग्रेस को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो समय के साथ छात्र की क्रमिक विकास और सीखने की सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया आपकी पोर्टफोलियो कहलाएगी। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचा, सूखा और समतल है, जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ये ठंडा रेगिस्तान जो कहते हैं वो कहेंगे लेह और लद्दाख को। सी आपका करेक्ट आंसर। गोलकोंडा के किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है कुतुब शाही सुल्तानों ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। कुरुक किस राज्य के लोगों की स्थानीय भाषा है? कुरुक भाषा है वो है झारखंड। ठीक। ईवीएस में विषय वस्तु के बजाय थीम आधारित दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है? क्योंकि बच्चों के लिए विषय पढ़ना मुश्किल होता है, ऐसा हम नहीं डिसाइड कर सकते। विषयों के बीच की सीमाओं को तोड़ने और बच्चों में एक होलिस्टिक समझ विकसित करने के लिए, हाँ। शिक्षकों को आसानी से पढ़ाने के लिए नहीं, सिलेबस को छुटा करने के लिए नहीं। भी आपका करेक्ट आंसर है। इससे क्या होगा, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनकी जो सीमाएं हैं, उनसे बच्चा बाहर निकलेगा और एक समग्र रूप में आपके विषय को समझने की कोशिश करेगा। पेट्रोलियम के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये एक साफ, रंगहीन और गंधहीन तरल है। ये और गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार तेल है। ये केवल कारखानों में बनाया जाता है। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम को एक साफ, रंगहीन और गंधहीन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने पेट्रोल तो देखी है, उसकी गंध कैसी होती है आपको पता ही है। यानी कि इसमें गंधहीन लिखा है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो भी आप इस ऑप्शन को हटा देंगे। केवल कारखानों में बनाया जाता है, ये भी गलत है ना? क्योंकि ये हमें क्या होता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से प्राप्त होता है ना? जो अंडरग्राउंड हमें मिलता है, तब हम इसको थोड़ा, इसकी प्रोसेस है बनाने की, उसको फॉलो करते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी नहीं। ये गहरे रंग का हो सकता है, गाढ़ा और बदबूदार तेल होता है। ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 के बच्चे ने एक प्रयोग किया कि कौन सी चीजें पानी में तैरती हैं और कौन सी डूबती हैं। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक किस कौशल को क्या कर रहा है, आकलन कर सकता है, किस कौशल का आकलन कर सकता है? कक्षा 5 के बच्चे ने एक प्रयोग किया कि कौन सी चीजें पानी में तैरती हैं और कौन सी डूबती हैं। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक किस कौशल का आकलन कर सकता है? रटने का कौशल नहीं, ऑब्जर्व कर रहा है वो, क्लासिफाई भी कर रहा है। ड्राइंग कौशल नहीं, बोलने का कौशल नहीं। यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। ईवीएस के 30 क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट। आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे बताइए कमेंट करके, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा ये बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक आप भी पानी वानी पी लीजिए। इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपकी पैसेज दी हुई है, तो हम इसको एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इसको खुद से पढ़िएगा। हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा आपका आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है आपका जो पैसेज से पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ मॉडर्न स्कूलिंग।
यानी जो ऑथर है वो पूछ रहे हैं कि मॉडर्न स्कूलिंग की जो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है वो क्या है। इट टीचेस, इसका आंसर आपको पैसे से ही मिलेगा, ठीक है। इट टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू बी एम्पैथेटिक। इसका आंसर होगा इट फोकस टू मच ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग रेदर देन होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो मॉडर्न स्कूलिंग है उसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि ये सबसे ज्यादा फोकस करती है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग पर, जबकि इसे किस पर फोकस करना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर। तो बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। व्हाट रिप्लेसेस अ चाइल्ड्स इनेट क्यूरियोसिटी इन द करंट सिस्टम। यानी कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे की जो इनेट क्यूरियोसिटी है, यानी जो जिज्ञासा कहेंगे उसको, उस जिज्ञासा की जगह क्या ले लेती है, ठीक है। क्या चीज रिप्लेस कर देती है बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको, ठीक है। लव और लर्निंग, जी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं। फियर ऑफ फेलर, यानी कि जब आप बच्चे को बहुत ज्यादा तामझाम इस पैसेज में दिया गया है, पढ़ाई यानी टेस्टिंग करेंगे, तो उसका जो फेल होने का फियर है वो उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको वो खत्म कर देगा। द वर्ड इनेट इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। इनेट का जो मतलब है आप इसमें से बताइए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए वर्ड है इनेट, इसका मीनिंग होता है इनबॉर्न, नेचुरल, ठीक है, यानी कि जो जन्म से मौजूद हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इसका आंसर नहीं होगा, इनबॉर्न होगा, नेचुरल होगा, बिल्कुल सही। लर्न नहीं, टेम्पररी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर पेनलाइज्ड अस यूज्ड इन दी पैसेज। पैसेज में ये वर्ड है, इसका एंटोनिम यानी उल्टा या विलोम इसका क्या होगा। देखिए पेनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, पेनलाइज्ड का मतलब होता है पनिश्ड, यानी कि दंड देना। अब दंड देने का उल्टा क्या होगा, पनिश्ड नहीं। रिवॉर्ड देना, हाँ। क्रिटिसाइज करना, इग्नोर करना, नहीं। इसका उल्टा होगा बी, यानी रिवॉर्ड देना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मिस्टेक्स इन अ स्कूल शुड बी ट्रीटेड एज। पैसेज में क्या पूछा गया है कि जो मिस्टेक्स हैं वो स्कूल में किस तरीके से ट्रीट करनी चाहिए। तो देखिए अ रीजन टू एक्सपेल स्टूडेंट्स, यानी मिस्टेक, देखिए आंसर इसका होगा स्टेपिंग स्टोन्स टू लर्निंग, यानी कि मिस्टेक हमें सीखने और इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी देती हैं, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर। अब ये शॉर्ट पोएम है आपकी, इसको आप पढ़िए और फिर इसके जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कीजिए। ये आपका इससे पहला क्वेश्चन है। अ पोएम प्राइमरली डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन ऑफ विच सीजन। इसमें किस सीजन के बारे में बात की गई है। देखिए बी ऑटम और विंटर। पोएम को पढ़िए, इसमें इन्हीं के बारे में बात की गई है, ठीक है। 67 देखिए, द ट्रीज आर शेडिंग लीव्स ऑफ गोल्ड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर फॉर लीव्स ऑफ गोल्ड। जो लीव्स ऑफ गोल्ड ये वर्ड दिया है आपका, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए ये एक क्या है, फ्रेज है, लीव्स ऑफ गोल्ड, या लीव्स को डायरेक्टली गोल्ड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कंपेयर तो हुआ है लेकिन यहाँ पे लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, मेटाफोर होगा, ठीक है। सिमिली में क्या होता है, इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। वाई द वाई आर द बर्ड्स फ्लाइंग साउथ, यानी कि जो पक्षी हैं वो साउथ की ओर उड़ने का कोशिश क्यों कर रहे हैं, या साउथ की ओर क्यों उड़ रहे हैं। तो देखिए बिकॉज दे वांट टू फाइंड न्यू ट्रीज। देखिए बर्ड्स के साउथ की ओर उड़ने का रीजन पोएम में क्या दिया है, विंटर के बारे में बात हो रही है ना इसमें। पोएम को आप जब पढ़िएगा तो इसमें विंटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बर्ड्स क्या है, माइग्रेट कर रहे हैं ताकि वो आने वाले विंटर के जो कोल्ड है ना, सर्दी होगी, उससे वो
बच सके, यानी कि वो जहाँ पर सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो वहां से माइग्रेट करके एक ऐसी सुटेबल जगह पर जाना चाह रहे हैं जहां उन्हें सर्दी ना लगे। तो ऑप्शन बी, बिकॉज दे आर माइग्रेटिंग टू अवॉइड द कमिंग विंटर कोल्ड। नेचर विस्पर्स सॉफ्ट एंड स्लीप, सॉफ्ट एंड डीप। दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइन क्या है, नेचर विस्पर सॉफ्ट एंड डीप। नेचर यानी प्रकृति, विस्पर यानी फुसफुसाने का। तो जो प्रकृति है, नेचर को किससे जोड़ा गया है, ह्यूमन क्वालिटी से। तो ये क्या होगा, जब हम नेचर की किसी क्वालिटी को किससे जोड़ते हैं, ह्यूमन क्वालिटी से, तो ये क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। ठीक है। द रिम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा इज, जो स्टेंजास पोएम के दिए गए हैं उनमें कौन सी रिम स्कीम है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेंजा की जो लाइंस है उनके जो एंडिंग का साउंड होता है, आप उसको पढ़िएगा, एंडिंग का साउंड। ठीक है, एंडिंग। ठीक है, शायद आपको यहाँ पे मिस्टेक लगे तो एंडिंग का जो साउंड है उसको आपको देखना पड़ेगा। अब इस पोएम में जो फर्स्ट टू लाइंस है ना, उनका एंडिंग साउंड क्या है, गोल्ड देखिए, और दूसरा वर्ड आपको मिलेगा फोल्ड, इसलिए दोनों का पैटर्न क्या हुआ, ए। ठीक है, अगली दो लाइन देखेंगे आप, उसमें क्या लिखेगा आपको, स्काई और गुड बाय। इसमें आपको क्या मिल रहा है, बी बी। ठीक है, और लास्ट की लाइंस देखिए आप, इसमें आपको रिमिंग देखिए, वर्ड मिलेंगे आपको डीप और स्लीप। ठीक है, एक बार मैं आपको पोएम को भी दिखा देती हूँ, इससे आपको कैटेगराइज करने में आसानी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट लाइन आप देखिए, क्या है, गोल्ड और फोन, ये दोनों सेम ही साउंड कर रही है, यानी हम इनको ए नाम दे देंगे। स्काई और बाई ये भी सेम साउंड कर रही है, तो इसलिए हम इनको बी। डीप और स्लीप इनको हम क्या देंगे, सी, क्योंकि ये इससे मैच बिल्कुल नहीं हो रही, इससे ही मैच नहीं कर रही, ये इससे मैच नहीं कर रही, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये डबल ए हो गया, ये हमारा डबल बी हो गया, और ये हमारा डबल सी हो गया। ठीक है, तो आंसर है हमारा डबल ए, डबल बी और डबल सी। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके इंग्लिश पेडागोजी से हैं। ठीक है, 71 क्वेश्चन है आपके। अकॉर्डिंग टू नाम चॉम्स्की, चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, ही टर्म दिस एज। जो नॉम चॉम्स्की हैं उन्होंने चिल्ड्रंस को क्या कहा है कि ये इनके पास एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। इस टर्म को उन्होंने क्या नाम दिया है, तो इस टर्म को वो कहते हैं इनेट, इस टर्म को हम वो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वो LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इनका कहना है कि हमारे अंदर ये डिवाइस रहता है, ठीक है, जिससे हम लैंग्वेज को आसानी से समझ पाते हैं। A teacher asks her learners to bring real life objects like bus ticket, menu card, a leaf to the language classroom. These objects are known as, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपको जो दिखा उन्होंने बात की हुई है, ये देखिए रियल लाइफ से, यानी बस का टिकट है, मेन्यू कार्ड है, लीफ है, इनको क्या कहेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट होंगे रियलिया, यानी जो रियल चीजें हैं वो उनसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेशंस, comprehensive input hypothesis language acquisition occurs when learners are exposed to input that is, यानी कि स्टीफन क्रेशन की कंप्रहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि लर्नर को ऐसा लैंग्वेज इनपुट मिलना चाहिए जिससे उसकी करंट लेवल की आई को थोड़ा सा एक प्लस मिल जाए। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन को एक प्लस मिलना चाहिए, यानी एक नंबर आगे का हम उसे बताएंगे। तो स्लाइटली बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि बच्चे को क्या करना चाहिए, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसमें उसको एक स्टेप थोड़ा सा +1 करके सिखाना चाहिए चीजों को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं
उसको क्या रिप्रेजेंट ठीक से कर रहा है, यानी कि जो प्रोडक्टिव स्किल्स है वो इनमें से कौन सी है। देखिए जो रीडिंग और लिसनिंग है ये आपकी कौन सी है, रिसेप्टिव है। स्पीकिंग और राइटिंग ये आपकी कौन सी है, प्रोडक्टिव है। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों मिक्स हो गई, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। बी आपकी प्रोडक्टिव है, क्योंकि देखिए जब आप रीड करते हैं और लिसन करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। और जब आप स्पीक यानी बोलते हैं और लिखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें प्रोडक्टिव और उसको रिसेप्टिव बोला जाता है। अब ये असर्शन और रीजन से है। मदर टंग शुड नॉट बी अलाउड इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, मदर टंग है उसको इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्लासरूम है उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूजिंग द मदर टंग हिंडर्स द लर्निंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी मदर टंग का इस्तेमाल क्या करेगा, जो आप टारगेट लैंग्वेज है उसको पढ़ने में दिक्कत करेगा। तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है ना। क्यों, क्योंकि मदर टंग को हम उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हिंडर नहीं करती है, ये बल्कि फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, ठीक है। तो बोथ ए आर ट्रू, नो। ए ट्रू, आर फॉल्स, नो। बोथ ए एंड आर दोनों ही गलत है। A student in class 3 reads saw as was and often reverse letter like B and D. This is clear indicator of, देखिए जब बच्चा saw को was लिख रहा है, पढ़ रहा है सॉरी, और B को D, तो इसका मतलब क्या है, उसको क्या है, उसको डिसलेक्सिया है, ठीक है। डिसलेक्सिया, उसमें बच्चा क्या करता है, रीडिंग में डिफिकल्टी दिखाता है, ठीक है, और लेटर्स और वर्ड्स को रिवर्स करता है। When reading a long text to get the general ideas or the main theme, the reading sub skill used is, जब हम किसी लॉन्ग टेक्स्ट को जनरल आइडिया या मेन थीम की जानना है तो हम पूरे डिटेल में नहीं जाते हैं, क्या करते हैं हम, फिर हम क्या करेंगे, क्विकली पढ़ेंगे उसको, ठीक है, ओवरऑल मीनिंग को समझेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, स्किमिंग कहेंगे। बी आपका सही है। In a diverse and multilingual classroom, the different languages brought by students should be treated as, यानी मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम है, बच्चों की अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि रिसोर्स और एसेट्स के रूप में हमें देखना है, ठीक है। इन डाइवर्स और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में डिफरेंट लैंग्वेज के जो बच्चे आते हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे लिए हिंडर नहीं है, हर्डल नहीं है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है एंड एसेट, ठीक है। बी आपका सॉरी राइट आंसर है। बिक्स स्टैंड्स फॉर, बिक्स का आप मुझे फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ये आपका करेक्ट आंसर है। अ टीचर divides the class into pairs and gives them an incomplete story। टीचर ने क्या किया है, क्लास को पेयर्स में डिवाइड कर दिया है और उनको एक इनकम्प्लीट स्टोरी दे दी है। वन स्टूडेंट हैज द फर्स्ट हाफ एंड द अदर हैज द सेकंड हाफ। एक बच्चे के पास में आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा दूसरे बच्चे के पास है। दे मस्ट कम्युनिकेट टू कंप्लीट द स्टोरी। अब उनको क्या करना है, आपस में कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। दिस एक्टिविटी इज एग्जाम्पल ऑफ, ये एक्टिविटी है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं, रोट लर्निंग कर रहे हैं, जी नहीं। डिक्टेशन हो रही है, नहीं। ग्रामर का ट्रांसलेशन हो रहा है, नहीं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन में गैप है उसको खत्म कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास इज प्राइमरली यूज्ड टू, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इंग्लिश की लैंग्वेज क्लास में उसका यूज क्या है, आंसर आपका बी, प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। आप उनको क्या कर रहे हैं, ऑनगोइंग फीडबैक दे सकते हैं, किससे, फॉर्मेटिव असेसमेंट से।
कंपेयर इंटेलिजेंस नहीं, डिक्लेयर स्टूडेंट पास और फेल नहीं, ग्रेड स्टूडेंट, ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए द बॉटम अप अप्रोच टू लिसनिंग फोकस्ड ऑन, जो लिसनिंग में बॉटम अप अप्रोच है उसका क्या इस्तेमाल है या उसका क्या फोकस है, वो किस चीज पे फोकस करता है। बॉटम अप अप्रोच में लर्नर छोटे लिंग्विस्टिक यूनिट से मीनिंग की तरफ जाता है, ठीक है। यानी कि पहले वो साउंड्स देखेगा, फिर वो वर्ड्स पे जाएगा, फिर वो सेंटेंसेस पे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में वो पूरी मीनिंग जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। इसमें वो क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। बी आपका करेक्ट आंसर। 83 a learn child learns her mother tongue effortlessly, naturally, and without any formal grammar instruction. This process is language learning. इसमें आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग करेंगे, सीखेंगे रूल्स को, फॉर्मूलाज को। लैंग्वेज ड्रिलिंग नहीं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं, जो मदर टंग है उसको आप एक्वायर करते हैं, ये आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसको आप बिना किसी मेहनत के एक्वायर कर लेते हैं। Error correction in a communicative language classroom should ideally be done. जो एरर का करेक्शन है एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम में किस तरीके से किया जाना चाहिए। इंस्टेंटली इंटरप्टिंग द स्टूडेंट मिड सेंटेंस टू फिक्स ग्रामर, आप उन्हें तुरंत वहीं की वहीं टोक देंगे और कहेंगे कि ये आपका यहाँ पे गलत है और आप इसको ठीक कीजिए। बाय पनिशिंग द स्टूडेंट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, आप उनको पनिश करेंगे। जेंटली ऑफ्टन थ्रू डिलेड फीडबैक, फोकसिंग ऑन मीनिंग रेदर देन जस्ट फॉर्म, यानी कि आप क्या करेंगे, उनको सीधे सीधे से धीरे से आराम से उन्हें बताएंगे कि थोड़ा देर में उन्हें फीडबैक देंगे और उसमें बताएंगे उनकी कि ये मिस्टेक थी। नेवर, कभी भी आप उन्हें नहीं बताएंगे उनकी क्या मिस्टेक है, बिकॉज एरर डोंट मैटर, ये गलतियों का कोई मतलब नहीं होता है। इसका आंसर है सी। आप उनको कैसे बताएंगे, जेंटली बता सकते हैं, ठीक है, और उन्हें आप धीरे से क्या देंगे, फीडबैक देंगे थोड़ा टाइम से, फिर उसके बाद में उन्हें समझाएंगे कि उनकी क्या गलती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, एक अच्छी लैंग्वेज की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें क्या विशेषता नहीं होगी, नोट का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए वो पूछा गया है इसमें से क्या, कि कौन सी चीज एक अच्छी सी बुक होती है उसमें नहीं होगी। तो इट शुड इंक्लूड ऑथेंटिक टेक्स्ट, ठीक है, बुक में एक अच्छे से ऑथेंटिक टेक्स्ट तो होना ही चाहिए। इट शुड रिप्रेजेंट डाइवर्स कल्चर्स एंड जेंडर इक्विटेबली, इसमें जो कल्चर है उसकी डाइवर्सिटी होगी और जेंडर की जो समानता है उसको दिखाएंगे, हाँ ठीक है। इट शुड बी फिल्ड मोस्टली विथ आइसोलेटेड ग्रामर एक्सरसाइज एंड नो कंटेक्स्ट, ये गलत है। इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल फोर स्किल्स, यानी इसमें सारी स्किल्स को सीखने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है, यानी कि सही। एक बुक में सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड ग्रामर एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए जिसका कोई नो कंटेक्स्ट हो। सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑथेंटिक होनी चाहिए, डाइवर्स होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी देने वाली होनी चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ रेमेडियल क्लास, एक रेमेडियल क्लास आप जो लेते हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए। टू प्रिपेयर ब्राइट स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना होता। टू टीच इंटायरली न्यू सिलेबस टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स, बच्चों के जो लर्निंग में गैप्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड प्रोवाइड देम विद टारगेटेड सपोर्ट टू कैच अप, जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। टू पनिश स्टूडेंट, नहीं, बच्चों को पनिश तो बिल्कुल करना ही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर। व्हेन अ टीचर यूजेस टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड,
शी एक्सपेक्ट्स द लर्नर टू, जब वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करवा रही हैं एक टीचर, तो वो क्या चाहती हैं अपने बच्चों से? रीड बुक साइलेंटली, इसमें कोई फिजिकल नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्ड टू वर्बल कमांड्स फिजिकली, लाइक स्टैंड अप, टच योर नोज, हाँ इसमें फिजिकल रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं। राइट अ लॉन्ग ऐसे, इसमें भी कोई खास नहीं है। मेमोराइज अ पोएम, नहीं। बी आपका करेक्ट आंसर है। Which approach strongly focuses on teaching grammar rules first and then translating sentences from the mother tongue to the target language? यानी कौन सा अप्रोच है जो स्ट्रांगली फोकस करेगा टीचिंग ग्रामर रूल्स पर, फिर उसके बाद ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस पर मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है? तो इस आप अप्रोच को क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, अगर टीचर सबसे पहले ग्रामर रूल्स सिखाती हैं, फिर मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसको हम कहेंगे, ठीक है? फोनेमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू, जो फोनेमिक अवेयरनेस है वो किस चीज की एबिलिटी है? देखिए, फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब होता है स्पोकन लैंग्वेज में इंडिविजुअल साउंड्स यानी फोनेमिक को आइडेंटिफाई और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होना, ठीक है? आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स इन स्पोकन वर्ड्स, बी आपका करेक्ट आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक व्हाट वुड यू डू इफ यू वर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी? एक टीचर ने क्या किया है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है कि आप व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते अगर आप मेन कैरेक्टर होते इस स्टोरी के? दिस एम्स टू डेवलपमेंट, अब वो बच्चे में किस चीज का डेवलपमेंट करना चाहती हैं? रोट मेमोरी, उन्हें रटवाना चाहती हैं? नहीं। कॉपिंग स्किल, कॉपी करवाना चाहती हैं? नहीं। जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम उनकी क्रिटिकल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। हैंड राइटिंग बिल्कुल भी नहीं, बी आपका करेक्ट आंसर है। हमारे 19 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ईच सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं, ठीक है? और मुझे लगता है आपको कम से कम 90 में से कम से कम अभी आपको, अगर आप छोड़ देंगे अच्छे तरीके से, तो कम से कम आपको 75 मार्क्स तो लाने ही लाने चाहिए, ठीक है? इससे आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट बहुत सिंपल हैं और इनसे क्वेश्चंस भी आपके अच्छे से बन जाएंगे, है ना? तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और ये सीरीज अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी